डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी से मिलता है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि कैसे वो एक सिंपल साधारण व्यक्ति थे और वो कैसे एक महान साइंटिस्ट बने, फेमस साइंटिस्ट बने, एक इंडिया के पूरे एक देश के राष्ट्रपति भी बने। एक साधारण व्यक्ति कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ जी जिसने, उनसे अच्छा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में बताया। अब उनके बारे में बताया जाता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दक्षिण भारत की छोटी सी तमिल में एक जगह है रामेश्वर नाम की। उनके पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन, माता आशियम्मा। बचपन से ही वो अपने भाइयों की अखबार बेच के मदद किया करते थे। उनके कुछ दोस्त थे, एक शिव सुब्रमण्यम अय्यर एंड सुलेमान दुराई, जिन्होंने उनके माता पिता के अलावा इन दोनों ने ही उनका ख्याल रखा, उनके साथ रहे। या उस स्टूडेंट की भी कहानी कह सकते हैं जिन्होंने पंडले मास्टर ने जिन्हें तामील दी, या उस इंजीनियर के जिसने एमएच के प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी। उसके बाद वे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बने, एक छोटी सी टीम बनाए जिसको खुद तो सक्सेसफुल हुए उन्हें भी करा। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता बहुत ही साधारण और उनके व्यक्ति थे, जो उनके पास ज़्यादा धन नहीं था ना ही एजुकेशन, फिर भी एक हौसला रखते थे कुछ करने का या कुछ अपने बेटे से कुछ उम्मीदें रखते थे। उनकी एक मददगार होती थी उनकी वाइफ आशियम्मा। उनके काफ़ी सारे औलादों में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, जो कि वे अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे, जो कि 19वीं सदी में बनाया हुआ एक पक्का मकान हुआ करता था। वो बोलते हैं कि वो मेरे पिताजी हर रोज शाम नमाज पढ़ने ले जाया करते, क्योंकि वो एक मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ा करते थे। वो हर शाम उनके पिताजी उन्हें मस्जिद ले जाया करते थे नमाज पढ़ने। वो कहते जो उनका एरिया था मुसलमानों से भरा था, फिर भी कुछ पड़ोसी थे जो कि हिंदुस्तानी थे। उनमें से एक उनका दोस्त प्रिय मित्र था राम नाम का। राम के पिता बड़े पुरोहित थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनका नाम है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी एंड जैनुलाब्दीन जी बहुत ही गहरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो घंटों तक बातें किया करते थे। जैनुलाब्दीन जी पेचीदा से पेचीदा सवाल का जवाब भी बहुत ही आसानी से तमिल में दे दिया करते थे। और वो बोला करते थे, आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो आफत आती है वो इंसान को खुद को पहचानने में मदद करती है। और एपीजे अब्दुल कलाम भगवान पे बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने पिताजी की ही उसूलों पर चले। एपीजे अब्दुल कलाम 6 वर्ष के थे जब उनके पिताजी ने नाव बनाने का फैसला करा। वो नाव में रामेश्वरम से धनुषपुरी यात्रियों को ले जाने और वापस लाने का सोचा उन्होंने। वो समुद्र के किनारे बैठ के नाव बनाया करते थे। उनके जीवन में एक को पसंद है जिन्होंने उनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, वो थे मोहम्मद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन बाद में उनकी शादी उनकी आपा यानी कि बुआ के साथ शादी हो गई। जलालुद्दीन एपीजे अब्दुल कलाम से 15 साल बड़े थे, फिर भी जो उनकी दोस्ती थी वो बहुत अच्छी थी। वो हर रोज शाम मस्जिद स्ट्रीट से होते हुए उनका पहला पड़ाव शिव मंदिर होता था, जो कि रामेश्वरम का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वो उस शिव मंदिर की परिक्रमा करा करते थे। वो उसी तरह परिक्रमा करा करते थे जिस तरह अन्य श्रद्धालु यात्री उस मंदिर की करा करते हैं।
मोहम्मद जलालुद्दीन बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके जो घर के हालात थे उस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। फिर भी उस पूरे एरिया में, इलाके में सिर्फ वही थे जो इंग्लिश पढ़ना और बोलना चाहते थे। इसी वजह, और वो जलालुद्दीन हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बारे में, साइंस, मेडिकल एंड लिटरेचर्स की बातें किया करते थे। इसी वजह से जो उनके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव स्टडी का रहा, क्योंकि जो आपके कल्चर है, जो आपका सराउंडिंग है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप वैसे ही बनते हो। क्योंकि जो आपका फ्रेंड सर्कल है या आसपास का एरिया का, जो आप जिस एरिया में रहते हो, जिसके ज़्यादा आप उठना बैठना है, आप उसका एवरेज होते हो। आपके 5 दोस्त हैं जिसके साथ आप ज़्यादातर मिलते जुलते हो, वो 5 शराब पीते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप महीने बाद बोतल खोलते मिलोगे। आपके घर में सारे मोटे हैं और आप पतले से, मैं गारंटी कहता हूँ कुछ टाइम बाद आप भी मोटे दिखोगे। आपके फ्रेंड में आपके दोस्त, जो आपका कल्चर है, वो आपके फ्रेंड्स 30,000 रुपये कमा रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा कमाऊँ। हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपका जो सर्कल है, आप उसका एवरेज हो गया हमेशा। आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना परफॉर्मेंस का तरीका है, परफॉर्मेंस अच्छा भी कर सकते हो, तो भी आप उनके एवरेज रहोगे। क्योंकि आपने अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपना सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, कि आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो कि अपर कमा रहे हैं उनसे। वो 30,000 रुपये कमा रहे हैं, आपको 50,000 की इनकम चाहिए, तो आपको 50,000 वाले लोगों के पास बैठना पड़ेगा। क्योंकि आपका सर्कल और आपकी इनकम तभी बढ़ सकती है तब आप उसमें जाना चाहते। आपकी इनकम तभी बढ़ सकती है जब आपका सर्कल वो वाला हो जो कि आप चाहते हो। आपने 1 लाख इनकम चाहिए तो आप 1 लाख इनकम वालों के पास बैठो, तो जाके आपकी इनकम होगी। क्योंकि जो उनके पास नॉलेज है वो 30,000 की है, और जो ऊपर वाले लोग वो 50,000 की, जो उससे ऊपर जो अच्छे इनकम कर रहे हैं उनके पास 1 लाख वाली नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर नॉलेज का भी फैक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉलेज से आपकी परफॉर्मेंस बनती है, परफॉर्मेंस से आपकी इनकम। उसके अलावा उनके जीवन पे एक और व्यक्ति थे जिनका गहरा प्रभाव पड़ा है, वो थे शमशुद्दीन। शमशुद्दीन एक उनके कज़न ब्रदर थे जो कि रामेश्वरम में अखबारों का ठेका का काम किया करते थे। वो अकेले ही काम किया करते थे, बट मुश्किल तब आ गई जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम रामेश्वरम में ट्रेन रुकना बंद हो गया। अखबारों के जो गट्ठर होते थे वो रामेश्वरम में उतारे जाते थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो स्टेशन बना उतर के उसको धनुषपुरी एंड रामेश्वरम के बीच सड़कों पे ही फेंक दिए जाते थे। उसके लिए शमशुद्दीन को एक सहायक की जरूरत पड़ी और वो मौका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला, ताकि वो शमशुद्दीन के साथ काम करके वो सड़कों से वो अखबारों के गट्ठर उठा सके। और वो पहली इनकम का रास्ता बना शमशुद्दीन। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हायर स्टडीज़ की इच्छा जाहिर करी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथन जाके पढ़ना चाहते थे। शमशुद्दीन एंड जलालुद्दीन ये दोनों ही APJ अब्दुल कलाम को स्कूल में दाखिला दिलाने गए। शॉर्ट्स हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला दिलाया। वे 15 साल के हुए तो उनमें वो तमाम ख्वाहिशें जाग उठी जो कि एक 15 साल के लड़के में होती। जो रामनाथन में उनके एक टीचर थे, वो उनके टीचर के साथ साथ बहुत अच्छे बेहतरीन गाइड भी थे और उनके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। और वो हमेशा ही एक काम क्या कहते थे, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो और उसके नतीजे जानना चाहते हो तो इन
3 ताकतों का हमेशा ध्यान रखना: ख्वाहिश, उम्मीद और विश्वास। क्योंकि हमें किसी पे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारा काम करेगा या उससे होगा। ख्वाहिश, हम ह्यूमंस हैं तो हमें ख्वाहिशें बहुत होती हैं, हम स्पेसिफिक नहीं होते किसी चीज़ के लिए। बट हमें अगर कोई भी वर्किंग करनी, अगर सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, 1 बाय 1 स्टेप उठाना पड़ेंगे तब वो हमारा, और उम्मीद हो कि मैं वो कर लूँगा। कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए कि वो मैं हासिल कर लूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा जब भी पक्षियों को देखते थे, बगुलों बाजों को देखते थे, उनमें हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी, मैं भी कभी इनकी तरह उड़ूंगा। एक विश्वास था कि मैं भी इनकी तरह एक उड़ूंगा। वो एक साधारण परिवार के लड़के थे, फिर भी बहुत बड़ा विजन रखा करते थे, क्योंकि विजन से ही बंदा काम करता है। एक लड़का, एक छोटा सा लड़का हमेशा जब भी खेलता है तो वो पहले विजन करता है, फिर उसके आगे काम वो करता है। देख, मैं वहां पे तक शॉट मार के दिखाऊंगा तेरे को। एक क्रिकेट खेल रहा होता बच्चा तो, और वो पूरी जी जान लगा देता है उस शॉट को मारने में। वो पहले व्यक्ति थे जो कि रामेश्वरम से उन्होंने ये अचीवमेंट ली और वो टॉप बेयर पर ही पहुंचे। क्योंकि आजकल के टाइम में बात करूं तो हम किसी अपॉर्चुनिटी के टाइम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैं कर लूँगा, मैं तो बड़े गरीब परिवार से हूँ कि मैं वो कर लूँगा, मेरे से कहाँ हो पाएगा, ये तो बड़े अमीर लोग करते हैं। क्योंकि पहले ही सोच जो है वो छोटी रख लेते हैं। क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमीर थे? क्या उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आई? क्योंकि जब तक आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, पाना सब कुछ चाहते हो, मेहनत कौन करेगा? आज की बात करूं, मैं बात करूं 1 लाख रुपए कमाना चाहोगे? बोलोगे यस यस यस, अभी कमाना चाहते हैं, अभी तो लो। मैं मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं होती। क्या सर घर बैठे बैठे काम हो सकता है? ऑफिस में आना जरूरी है, ये करना जरूरी है? भाई तू हाथ पैर ही नहीं चलाएगा, तेरे को कमाने 1 लाख रुपया, करना तो कुछ नहीं चाहता। और हमेशा जो गरीब परिवार से होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अमीर पर्सन के अलावा। मेरे को एक पर्सन दिखा दो जो कि अमीर हो और वो सक्सेसफुल भी हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं गरीब से निकल गई। क्योंकि गरीब हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है, वो सक्सेसफुल होता है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहो और सक्सेसफुल रहो। क्योंकि जो अमीर पैदा होगा वो नालायक होएगा, वो हवा में होएगा, क्योंकि उसे पता नहीं आता वो कितना धड़ाम से नीचे गिरेगा, और चोट बड़ी जोर की लगती है जब बंदा ऊपर से इतना नीचे गिरता था। क्योंकि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वो एक दिन न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने खाना ऑर्डर करा, खाना खा रहे थे और उन्होंने फिनिश करा तो वेटर उनका बिल लेके आया, उन्होंने $10 टिप दी, वो जाने लगे। वेटर एकदम नाराज हो गए। बिल गेट्स ने देख लिया उसको, वो नाराज है, तो मुड़ के वापस बोला क्या हुआ? वो लड़का बोलता है कि आपकी बेटी जब हमारे होटल में आती है तो वो मुझे $100 टिप देती है और आपने मुझे $10 टिप दी। बिल गेट्स हंसते हुए बोले, हाँ, क्योंकि मैं दुनिया का
सबसे अमीर आदमी हूँ, इसलिए मेरी बेटी $100 टिप देती है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान के बेटे हैं, इसलिए मैं $10 टिप दिया, क्योंकि मैं अपनी औकात को कभी नहीं भूलता। और ये कह के वो चल गई। हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करते करते उनमें एक बिलीव सा आ गया कि मैं जो सपना है उसे मैं पूरा करके दिखा सकता हूँ, उसे पूरा करूँगा ही करूँगा। वो उसके लिए आगे स्टडी करने गए। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वो सेंट जोसेफ ट्रिची गए, जहाँ पे उन्होंने ट्रिची में दाखिला लिया और बीएससी के डिग्री के लिए सेंट जोसेफ में दाखिल हो गए। हायर एजुकेशन लेते हुए उन्हें इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि क्या उसके आगे लिया जा सकता है। उनको बाद में पता चला जो कि उनका सब्जेक्ट था फिजिक्स, वो उनके लिए था ही नहीं, उन्हें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। इसी तरह वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका नाम आया, और उसकी जो फीस होती थी वो बहुत ही महंगी होती थी। कम से कम 1000 रुपये उसकी फीस तो होती थी। उनकी आपा ने अपने जेवर को बेच के 1000 रुपये का इंतजाम किया और उसका दाखिला कराया। उसकी ये अपनी एजुकेशन के प्रति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एजुकेशन के प्रति लगन, विश्वास देके, उसकी उम्मीद देख के उन्होंने दाखिला करवाया, और वो एक उस चीज़ से एकदम सहम से गए, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता था, और किस तरह से उन्होंने अपने जेवर को बेच के दाखिला की फीस इकट्ठी करी। MIT में पहला साल बहुत अच्छा गया। वहाँ पे 2 एरोप्लेन रखे होते थे जो कि उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे, आकर्षक लगते थे। जैसे क्लासेस छूटती थी, फिनिश होती थी, वो उनके पास जाके बैठ जाया करते थे। उनको लगता था मैं भी किसी दिन ऐसे ही एक एरोप्लेन में बैठूंगा। फर्स्ट ईयर पास आउट होने के बाद उन्हें अपनी स्पेशल ब्रांच चुनने का मौका मिला। उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में का चुनाव कर लिया। MIT में 3 टीचर्स है जिससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। एक डॉक्टर स्पॉन्डर, दूसरा KV मद्रासन एंड तीसरा नरसिंह राव। जो डॉक्टर स्पॉन्डर थे उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में डॉक्टर स्पॉन्डर से MIT में दाखिला लेने से पहले उन्हें सलाह भी ली। MIT के बाद वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में दाखिला लिया। वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए पहुँचे, और वहाँ से ग्रेजुएट होकर उनके सामने 2 रास्ते खुले। एक था एयरफोर्स का और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि दोनों ही उनके सपनों को साकार कर सकते थे। एरोनॉटिक्स दोनों पर ही उन्होंने अर्जी डाल दी, और कुछ टाइम बाद उसका इंटरव्यू के लिए जवाब आया। वो इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए, और वो दोनों ही फासले 2000 किलोमीटर की दूरी पर थे, और उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था कि अपने भारत को देखने का। वो देख रहे थे वो कैसे रामेश्वरम से दिल्ली जाते जाते, दक्षिण से उत्तर जाते जाते, कैसे एक ही देश का लैंडस्केप चेंज होता था। वो दिल्ली में 1 हफ्ता रुके, अपना डिफेंस का इंटरव्यू दिया जो कि बहुत अच्छा गया। उसके बाद वो देहरादून गए अपना एयरफोर्स का इंटरव्यू देने। एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए 25 उम्मीदवार आए थे, जिसमें से उनका नंबर 9 था। वो बहुत ही निराश हुए। उसके बाद वो ऋषिकेश चले गए, जहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम बताया। वहाँ पे गंगा स्नान करा और स्वामी शिवानंद के आश्रम में जाकर रुके। वहाँ पे स्वामी शिवानंद से उनकी भेंट हुई। वो उन्हें एकदम गौतम बुद्ध जैसे लगते थे। वो उनकी जो स्माइल थी बहुत बच्चों जैसी थी। वो कपड़े उन्होंने सफ़ेद धोती पहने हुए पैरों में खड़ा होती थी। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने एयरफोर्स
ज्वाइन करना चाहते थे, मगर उसमें चुनाव नहीं हो पाया। उसके बाद वह दिल्ली चले गए अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिजल्ट जानने। उन्हें रिजल्ट के तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। 250 रुपये महानता सैलरी उनको मंथली मिलने लगी। एडई एक नई ब्रांच खुली थी, उसमें काम करने का मौका मिला। 1 साल कुछ ज़्यादा काम नहीं था। एक छोटी सी टीम बनाई थी एक प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका नाम नंदी रखा गया। इसे 3 साल का एक प्रोजेक्ट था, जो कि उनकी उम्मीद से बहुत ही अच्छा बना और जिसका डिज़ाइन था बहुत ही बेहतरीन बना था। बाद में उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ 1 हफ्ते बाद ही एरोनॉटिकल स्पेस से उन्हें बुलावा आया। द इंडियन कमेंट्स ऑफ स्पेस रिसर्च से मुंबई में चले गए। उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उनको रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से चुन लिया गया। उसके बाद 6 महीने बाद ही उन्हें नासा भेज दिया गया रॉकेट इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए। उससे पहले वह रामेश्वरम गए। उनके पिताजी ने नमाज पढ़ी और शुक्राना नमाज पढ़ी और उनको विदा किया। वह नासा में विदेशों के बारे में एक चीज़ बोला करते थे, जिन बातों से मुश्किलें मिलती हैं उन बातों से सीखने को भी मिलता है। वो इसका मतलब ये कहना चाहते थे कि इंडिया में उन्होंने देखा था जो हायर पोस्ट पे थे या बॉस होते थे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को ज़्यादा ऊंचा उठने नहीं देते थे। वो हमेशा उन्हें दबा के रखते थे और उनसे ज़्यादा काम कराया जाता था। वो इसलिए भी हो सकता था, उनकी सोच थी, क्योंकि काफ़ी सालों से इंडिया काफ़ी तरह के विदेशी लोगों के गुलाम रहा है। इस वजह से उनका जो बिहेवियर था कभी अच्छा और कभी बुरा होता था, और इस वजह से जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनमें ऐसा अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। नासा से लौटते ही एक रॉकेट लॉन्च हुआ, उसका नाम नाइकी अपाचे रखा गया। उसके बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी एक ख्वाहिश जारी की, एक इंडियन सैटेलाइट एयरक्राफ्ट तैयार करने को कहा, जो कि 20वीं सदी का ख्वाब माना गया। ये सैटेलाइट 20वीं सदी के अलावा हम 18वीं सदी का भी कह सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान थे, उनके जहाज, जब उनकी मृत्यु हुई, उनके जहाज पर 700 रॉकेट्स एंड 900 सब रॉकेट्स पाए गए। जो उसके मृत्यु के बाद जो ब्रिटिश थे, जो फॉरेनर्स थे, वो अपने साथ ले गए, क्योंकि ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को पहचान जांच करके रिसर्च करा जा सके। प्रोफेसर साराभाई ने इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। बहुत से लोग इस बारे में नाराज भी थे और वो कहते थे, जिस देश में 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही, वहाँ पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को क्यों बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू जी और प्रोफेसर साराभाई की जो विज़न था वो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमें विदेशी कामों में हरकत करनी है, उनमें एक जगह बनानी है, तो ये काम करना होगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बात कहते हैं, सहज पके तो मीठा, मतलब कि उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट बनाए थे जो कि कामयाब हुए। उसके बाद डॉक्टर साराभाई ने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की सोची, जिसके ऑथर वो खुद थे एंड उसके डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक 4 स्टेज का एयरक्राफ्ट था जिसको बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया। पहला स्टेज जब लॉन्च किया, पहला स्टेज बहुत ही कामयाबी से हुआ, एंड दूसरा स्टेज तो कुछ गड़बड़ी उनकी वजह से वो खराब हो गया और सीधा ये 17 टन का और 35 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट था, जो कि सारा का सारा समुद्र में जाए। इस वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही नाराज हुए। वह अपने कमरे में गए, अपना सर तकिए के नीचे दबा लिया
वो डॉक्टर साराभाई आए, उनके कंधे पे एक हाथ रखा और आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। कि उन्होंने ये फिर बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोचा कि हाँ, कि कोई भी पहली ही बार में सक्सेसफुल नहीं होता, चाहे हम इंडियंस की बात कर लें या अदर कंट्रीज़ की बात कर लें, कोई भी एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस से ही वो सक्सेसफुल हुए। और यही उम्मीद अपने आप को देते हुए उन्होंने उठे और उनको बोला डॉक्टर APJ, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर था तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्रेस मीटिंग आई, वहाँ पर डॉक्टर साराभाई ने बोला कि ये सारी गलती मेरी है, ये मेरी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक लीडरशिप की पहचान होती है। एक लीडर वही बन सकता है जो अपनी टीम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे और खुद को नहीं। तो जो भी अचीवमेंट हुई है वो मेरी टीम की वजह से, और कुछ नुकसान हुआ है तो मेरी वजह से। यही एक लीडरशिप होती है। क्योंकि काफ़ी सारे लीडर्स ये करते नहीं, या नेटवर्क मार्केटिंग ले लो या एनी अदर ABCD फील्ड, ये हमेशा जो आपके डाउन में है, जो आपके टीम है, वो आपको हमेशा उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। ये नहीं करो, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी टीम की अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसे डेली या जब भी उसके अचीवमेंट हो उसके साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट को फेल होने के बाद क्या उनके ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आई होंगी, उन्होंने कोई ना नहीं सुनने में मिली होगी, बहुत ना सुनने को मिली, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी उसके बाद कि वो पूरा टूट गए थे। उनके बाद जो डॉक्टर साराभाई थे उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो उन्हें साइंस का राष्ट्रपति माना करते थे। जैसे देश के राष्ट्रपति गांधी जी हैं ना, उसी तरह वो उन्हें साइंस का राष्ट्रपति कहा करते थे। उनकी माता जी की डेथ हो गई थी। उनके फूफा जी जो अहमद जलालुद्दीन थे, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो एकदम पूरा टूट से गए थे। डॉक्टर साराभाई के बाद जो डायरेक्टर बने उन्होंने एक बात समझाई कि जो सा प्रोजेक्ट मिला है, पहला प्रोजेक्ट उनका ख़राब हो गया था, अब दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने 1978 में उसका लॉन्च होना था। तब उन्होंने एक चीज़ बोली थी, जो आप अभी दुख हो रहा है, घटनाएं घटी, अगर तुम अपना काम पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। क्या आपने की ज़िंदगी में आपके, मान लेते हैं आप पिछले साल आपके ज़िंदगी में कोई डेथ हुई, किसी रिलेटिव की डेथ होगी, क्या उतना दुख आज है जितना कि उस टाइम था या उस दिन था? नहीं ना। क्योंकि जब तक आप स्किप नहीं करोगे ना उस चीज़ को, या अपने दुखड़े को लेके बैठे रहोगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप पॉज बटन दबा चुके हो, जो पॉज बटन दब जाएगा आपका, ना आप सक्सेसफुल की तरफ जा पाओगे ना डिग्रोथ की तरफ जा पाओगे, एकदम लटके रह जाओगे। क्योंकि जब उसके बाद वो उम्मीद जगी कि मैं, हाँ सर सच कह रहे हैं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जब सेकेंड दूसरी बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया, वो भी 4 स्टेजेस का था। जब उसकी 4 स्टेजेस होने वाली थी, उसको कम से कम 2 बार उसमें रुकावट आई, 2 बार कंप्यूटर ने उसे ना बोला, कोई ना कोई एरर दिखाया। एरर की वजह से वो 2 बार, उसके 3 से 4 बार उसकी डेट बदली गई। जब वो लॉन्च हुआ, वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। जब उसके जो डायरेक्टर थे, चीफ डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला जाओ अनाउंसमेंट करो। अनाउंसमेंट करी, मैं APJ अब्दुल कलाम इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के चारों स्टेज अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छी तरह सक्सेसफुली ये लॉन्च हो चुका है।
ये बोलते ही बाहर निकले तो उनके टीम ने एकदम खुशी से उन्हें उठा लिया, उनका जुलूस निकाला गया, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। उसी अचीवमेंट से को लेकर इंदिरा गांधी ने उन्हें अप्रिशिएट लेटर भेजा, एक थैंक यू लेटर भेजा कि ऐसा अमेजिंग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। उन्हें पद्म भूषण नवाजा गया, उसके लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। अब वो सोचने बैठ गए कि मेरे पास कोई ऐसे खास कपड़े नहीं है कि जो मैं प्रधानमंत्री के सामने जाऊं। जब उनके सीनियर डायरेक्टर ने बोला तुमने जो अचीवमेंट लिया ना वो किसी भी कपड़े से बेहतरीन है, क्योंकि तुम्हें कपड़े क्या पहने ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जो तुमने अचीवमेंट ले ली ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिंपल स्लीपर्स में रहते थे और साधारण से कपड़े पहना करते थे। अब उसके बाद जो अचीवमेंट हुई अब देख लो, क्योंकि सक्सेस तभी मिलती है जब आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होता है। क्योंकि जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप सक्सेसफुल हासिल नहीं हो सकते। क्योंकि ज़िंदगी आपको वही चीज़ लौटाती है जो आप कभी ना कभी ज़िंदगी को दिए होते। क्योंकि ज़िंदगी कभी आपको वो चीज़ नहीं देती जो आप चाहते हो, ज़िंदगी हमेशा वो चीज़ लौटाती है जो आप कभी ना कभी ज़िंदगी को दिए होते। कामयाब होना चाहते हो ना तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2 फॉर्मूले बताए हैं। नंबर 1, अगर आपकी टीम है तो आपकी नॉलेज आपकी टीम से ज़्यादा होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए उनसे। हमेशा अप टू डेट रहो, अपनी टीम से भी अपनी नॉलेज से भी। नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला ये है, हमेशा यानी तो खुद जो आप काम कर रहे हो उस काम पर अपना खुद पर विश्वास होना चाहिए। यानी तो आप जो काम कर रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या कह रहा हूँ, यानी तो आप जो काम कर रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यानी तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं तो ये दोनों ही काम नहीं कर रहे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए ये 2 फॉर्मूले हमेशा याद रखना अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। कि ऐसी मोटिवेशन चीज़ें आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे सकती हैं। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला, कुछ करने की चाहत मिली, तो इस वीडियो का लाइक कर देना। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि ऐसी वीडियो और भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि APJ अब्दुल कलाम की जीवनी सभी को पता चले और सभी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके।